नमस्कार दोस्तों, शराबी सोमेश। ईश्वर की हाय कृपा सुमेश है, भाई। फेलोशिप के साथ है। हाय दादा, हाय सभी को प्यार भरा नमस्कार। ईश्वर की कृपा है दोस्तों, फेलोशिप के साथ है। एक एक दिन के हिसाब से शराब पी के जहरीली मुझ से दूर हूं। और शराब पीने का विचार भी नहीं आया दोस्त। जो विचार 24 घंटे से आता था मुझे, हर घंटे हर मिनट कभी भी आ जाता था, वो विचार पिछले 24 महीनों से नहीं आया। तो इसके पीछे फेलोशिप का आभार है और मेरे हायर पावर का आभार। आज का जो टॉपिक मुझे दिया गया है वो है चैलेंजेस इन अर्ली सोब्राइटी। तो यार, ये चैलेंजेस जब मैंने बात करी थी भाई से, तो वास्तव में मैं चैलेंजेस ही मान के चल रहा था तब तक, टॉपिक का चयन किया तब तक। लेकिन जब उस पर सोचना, उस पर विचार करने का जब शुरुआत करी मैंने, और वो विचार करते करते एकदम से अभी शाम को एक एक चीज पौंधी दिमाग में, जो मैं आपको शेयरिंग के माध्यम से बताना चाहूंगा। और उसमें शुरुआत में ये करूंगा कि भाई, एक्चुअली ईश्वर की अर्थव्यवस्था में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। तो मुझे लगता था कि काफी कुछ व्यर्थ हो गया मेरा। लेकिन ये ईश्वर की अर्थव्यवस्था में कभी भी कुछ भी व्यर्थ व्यर्थ नहीं जाता है। और वो जो असफलता है, असफलता के माध्यम से ही मुझे विनम्रता का पाठ सिखाता है। तो ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो अर्थव्यवस्था में जो भी व्यर्थता हुई है, मेरे अंदर विपत्तियां आई हैं, उसके अंदर मेरे अंदर जो चैलेंजेस आए हैं, और वो ईश्वर को सिखाना चाह रहा है, वो मैं समझ नहीं पा रहा था एक्चुअली। जो मतलब ये चीजें सिखाने के पीछे शायद वो जरूरी भी था, क्योंकि उसमें मुझे काफी दर्द हो रहा था, पेन हो रहा था। लेकिन वो मुझे सीखना ही था, चाहे मैं खुशी खुशी करूं, चाहे मैं रोके करूं। ये सेंटेंस, ये जो मैंने बोला अभी आपको, चाहे मैं खुशी खुशी करूं चाहे रोके करूं, ये मेरा आया था जब मैं करीब 9 या 10 महीने की सोबराइटी में था। तो मेरे दिमाग में आया। लेकिन आज मैं बहुत आभारी हूँ कि मैं पिछली असफलताओं, जो भी मेरी असफलताएं हैं पिछली, जो भी मेरे फेलियर्स हैं, वो मेरे लिए जरूरी थी, ताकि मैं आज जहाँ हूँ वहां पहुंच सकूँ। वो जरूरी होते ही ना, वो मेरे चैलेंजेस जो है ना, वो मेरे चैलेंजेस एक्सेप्टेंस में आ गए मेरे, क्योंकि वो जरूरी हो गई, मुझे अब पता लग रहा है। पीछे मुड़ के देखता हूँ तब पता लगा। तो दोस्तों, जब ये चैलेंजेस तो मेरे काफी समय से चल रहे थे, और जब मैं ड्रिंकिंग स्टार्ट करी थी 2000 में, मिलेनियम न्यू ईयर पे भी पिया था, और पहली बार पी के बहुत रोया था। रात को 12-1 बजे जलगांव में एसटीडी बूथ ढूंढ रहा था। मम्मी को फोन करना है मेरे को सर फोड़ रहा था टेबल पे, अपना सर यहाँ से आगे से छिल गया था। तो वो पहली बार था जब मैंने अच्छे से पिया था ड्रिंक। और वो अभी तक याद है मुझे किस्सा, मेरे कॉलेज वालों को भी याद है। 25-30 साल हो गए उस बात को। और एक चीज तो है कि जब पहली बार पिया था तभी मैं उसकी गिरफ्त में आ गया था। लेकिन मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, मुझे पता नहीं चला कि ये शराबियत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। और 2023 तक, 23 साल के दौरान, ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव डिजीज है ये, है ना। तो वो बढ़ती गई, और जब आखिरी के कुछ सालों में, जब मैं बॉम्बे में रहता था अपने परिवार के साथ, मेरा परिवार बढ़ रहा था, मेरी ग्रोथ भी बढ़ रही थी, लेकिन मेरी बीमारी भी बढ़ रही, वो मुझे नहीं दिख रही थी। मैं अपने ग्रोथ के अहंकार में ही रहता था। मुझे लगता था जब मैं 17-18 घंटे जिंदा रह के कुछ काम करता हूँ, कमाता हूँ, तो एक आध घंटे मेरा है, उस पर हक है, पीने का पूरा हक है। और वो कहीं ना कहीं मेरा अहंकार मुझे ये पता नहीं करने देता था कि मेरे अंदर एक मेंटल ऑब्सेशन नाम की बीमारी है, जो मेरे विल पावर को तोड़ मरोड़ के रख देती है। मैं वही सोमेश था जो सुबह एक एक क्या कहते हैं उसे, धर्मराज युधिष्ठिर बन के निकलता था, एक अच्छा पिता बन के निकलता था, एक लविंग हस्बैंड बन के निकलता था, एक आज्ञाकारी पुत्र बन के निकलता था घर से, और सोचता था कि शाम तक मैं सारे काम करूंगा, ये जो लिस्ट बनाता था। लेकिन बीच में ही मेरे दिमाग में एक ऐसा आइडिया आता था, जो इन सारे जो दिमाग में विचार आते थे उसको वो तोड़ के तहस नहस कर देता था, और मुझे मजबूरन एक दुर्योधन के रूप में पेश कर देता था, शाम तक या रात तक या अगले दिन तक, वो डिपेंड करता है। तब तक पी रहा था मैं। तो यार, वो मेंटल ऑब्सेशन जो था वो मेरे, ऑब्सेशन इसलिए कहते हैं ना कि जितने भी दिमाग में अच्छे आइडिया होते हैं उन सबको वो तोड़ मरोड़ के फेंक देता है, और खुद हावी हो जाता है। और वो ऑब्सेशन वही था कि हाथ में गिलास चाहिए, कारण कुछ भी हो। यहाँ बोलते हैं ना, वो इफेक्ट को पाने के लिए मैं पीता था। मैं चूहा बन के निकलता था ऑफिस से, मोर बन के नाचने के लिए। लेकिन यार, 2 पैक के बाद मैं शेर बन जाता था, और उसके आगे पता नहीं कैसे सुअर बन के नालियों में घूमता था। ये बीमारी के जो लक्षण थे, यहाँ पे मैंने काफी आइडेंटिफाई किए अपने बाकी मेंबरों से, जब मैं शुरुआत में आया था। और आखिरी के दौर में तो ऐसी हालत हो गई थी मेरी कि मैं
फेलोशिप का पता होते हुए भी वहां नहीं गया था। मेरी वाइफ लेके गई थी सबसे पहले मुझे। वो बाहर बैठती थी, मोबाइल देखती थी या फिर अपना बुक पढ़ती थी। मैं अंदर मीटिंग करके बाहर आता था। और उसके बाद मैं नौकरी की चिंता हुई मेरे को। पैसा कमाना है भाई, बैंक वालों को थोड़ी बोल पाऊंगा कीप कमिंग बैक। तो यहाँ जयपुर में डॉक्टर साहब बोले भी कि भाई थोड़ा रुको, प्रोग्राम करो और फिर जाना। तो मेरे को तो एक ही प्रोग्राम पता था पहले तो, है ना भाई, शाम का क्या प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम तो बिल्कुल नया ही था मेरे लिए, कॉन्सेप्ट ही नया था। कुछ पता ही नहीं था इसके बारे में। मैं बोला सर वो ठीक है, मैं अभी संभल गया हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं मीटिंग करूंगा। वहां जाके, जहाँ गुजरात में जगह थी, वहाँ बड़ी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में, भारत का पहला प्रोजेक्ट था वो। वहां पे काम कर रहा था मैं और बड़ा गर्वान्वित महसूस कर रहा था। 2 महीने 3 महीने सही चला, बोली भी अच्छे से भी थी। लेकिन उसके बाद मैं मीटिंगों से दूर हो गया। मेरे को दोस्तों फ्रेड की स्टोरी याद आती, जब उसने कहा था कि मैं अपनी बाकी समस्याओं को सुलझा सकता हूँ तो शराबियत को भी दूर कर लूं। तो पहला चैलेंज वही था, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था और वो कॉन्फिडेंस मुझे वापस उठने नहीं दिया। मैं मीटिंगों से दूर हो गया, बिग बुक नहीं पढ़ता था, मैं ये सेरेनिटी प्रेयर करना भूल गया था। और मैं अपने आप को एक असहाय आदमी के, मतलब वो बीमारी के रूप में, मतलब मैं खा गया था वो बीमारी में। मेंटल ऑब्सेशन, फिजिकल एलर्जी और स्पिरिचुअल बैंकरप्सी, तीनों बुरी तरह हावी हो चुकी थी मेरे। और उस समय मेरे को ऐसी रियलाइजेशन हुई कि यार मैं ना एक गलम लौट हूँ, मैं शरीर धरती पे एक बोझ हूँ। मुझसे कुछ नहीं संभल रहा, ना मेरा परिवार संभल रहा है, ना मेरी नौकरी संभल रही है। और वो जो डॉक्टर साहब से मैंने वादा लेके आया था वो भी पूरा नहीं कर पाया। तो मैं टूट गया यार बुरी तरह। मेरे को ऑफिस वाले वो तो यही चाहते थे, क्योंकि मेरी बड़ी पोजीशन थी, वो चाहते थे ये हटे तो हम दूसरे बैठे। पॉलिटिक्स चलती थी। लेकिन मैं अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहा था। और सबसे बड़ा चैलेंज मेरी लाइफ में जब आया था, जब मैं डिनाइल से एक्सेप्टेंस मोड के बीच में आने के बजाय, मैं डिनाइल से पहले, मतलब वो मेरा जो डिनाइल था उसके 2-3 रूप थे। एग्रेशन, मैं गुस्सा करता था लोगों पे। फिर दूसरा था बार्गेनिंग, मैं बार्गेनिंग करता था घरवाली से, घर के काम कर देता हूँ। बॉम्बे से जयपुर शिफ्ट हो जाते हैं, ज्योग्राफी चेंज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, डॉक्टर साहब को बोला मैं नौकरी कर लेता हूँ। ये सब बार्गेनिंग करी मैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और तीसरा था वो डिप्रेशन मोड। वो डिप्रेशन मोड मेरे पास 2 बार आया। पहली बार आया था जब मैं घर में ही बैठा हुआ था अपने हाथ पैर तुड़वा के और एक्सीडेंट करके, और मेरे को लॉक करके रखा गया था। दूसरी बार डिप्रेशन आया जब मैं नौकरी पे था और जब मेरे घर पे कुछ परिस्थितियां बदल गई थी राजस्थान में। क्योंकि मेरा परिवार हमेशा, हम बाहर ही रहे थे, है ना, वो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, इन्हीं स्टेट्स में घूम रहे थे हम। और फिर बॉम्बे में 12 साल रहे थे। अचानक से हम नेटिव गए, अपने घर पे गए, वहां पे जाके वो सेट नहीं हो पाए। तो वो कहीं ना कहीं वो इमोशनल इम्बेलेंस हो गया था मैं। या फिर कह सकते हो कि जैसे कि फ्रेड की स्टोरी और जिम की स्टोरी में एक खालीपन आ गया था, है ना, आरआईडी नहीं आया था, कुछ खालीपन आ गया था, उसके चलते उन्होंने पी ली थी। तो मेरे शायद वो ही हुआ है, कुछ तो भी हुआ था, मेरे को पता नहीं, कारण आज तक नहीं पता उसका। मैं स्लिप हो गया था और वो ऐसा तगड़ा स्लिप हुआ था, मैं 3 दिन कंटिन्यू पी रहा था। ऑफिस वाले घर पे आ गए थे, 4 लोग आके बैठे मेरे सामने और मुझे खाना खिलाया और मुझे सोने के लिए बोला। तो मैं बाहर हाथ धोने गया और वहां से तुरंत जूते पहने और बाहर निकल गया, रेलवे फाटक पहुंच गया। और छोटा सा स्टेशन था वहां पे, वहां पीछे से रेलवे ट्रैक क्रॉस करके वहां बैठ गया पटरी पे मरने। रात को 12-1 बज रहे थे। घर पे वो वीडियो कॉल किया, देखो मैं मर रहा हूँ भाई। मेरी वाइफ अलग परेशान थी अपने बच्चों के साथ, वो एक रेंटेड हाउस पे सामान पैक कंडीशन में बैठी हुई थी। वो मुझे रोते रोते बोल रही थी कि भाई मत मरो मत मरो। और क्या बोलेगी वो। ऑफिस वालों से कांटेक्ट करके बता रही थी वो ट्रैक पे है। ऑफिस वाले मुझे मेन एंट्रेंस पर ढूंढ रहे थे, मैं पीछे शातिर खिलाड़ी पीछे वाले से घुसा हुआ था। एक ट्रेन आई, धड़ 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 करके चले गई। बोला यार ये तो मुश्किल है थोड़ा, दूसरी वाली भी मरूंगा। दूसरी भी आई, धड़ धड़ करके चले गई। बोला यार काफी टाइम लग रहा है अब तो यार, फिर छोड़ो कैंसिल करते हैं। तब तक मेरी उतर चुकी थी थोड़ी। मैं पीछे वाले दरवाजे से वापस बाहर आया और पब्लिक को बोला यहाँ खड़ा हुई उठा लो यार। वो मेरे को पहले पुलिस थाने लेके गए। पुलिस थाने में मेरे को पुलिस वालों ने हड़काया, कॉलर पकड़ी, गालियां दी। फिर वो लोग मेरे को उठा के घर ले गए, फर्स्ट ये गेस्ट हाउस में। वहां एक बंदा मेरे पास सोया, 2 बंदे नीचे सोए और गेट पे चेयर लगा के सोए कि ये भाग नहीं जाएगा। यार मैं सुबह उठा, मेरे को बोले सामान पैक करो, तुमको हेड ऑफिस जाना है बॉम्बे या घर जाना है। मैं बोला घर जाना। बोला ठीक है सामान पैक करो। और उन्होंने एक कार बुक कर ली, 2 लोग को बैठा लिया। और उतने में मेरे हाथ में एक बोतल लग गई।
मैं सामान पैक कर रहा था, अलमारी में बोतल पड़ी थी, तो मैं पैकिंग के बहाने बाथरूम में गया और 2 पैक फटाफट मार लिया और बोतल को अपने लैपटॉप बैग में डाल के रख लिया। किसी को पता नहीं था क्या हो रहा है ये। और वो तो मेरे को देख देख के परेशान हो रहे थे, यार ये 22-23 साल वाला एक्सपीरियंस आदमी, इसको कहाँ होना चाहिए और इसका क्या हो रहा है हाल। इसको हम लोग पैकिंग करके इसके घर छोड़ने जा रहे हैं, वो भी मई के महीने में, जब पूरा मौसम खुला होता है, हमारा पूरा फुल फ्लो में काम चलता है। लेकिन मेरे को वो दारू ही दिख रही थी और 2 पैक पी लिए दोस्तों, उसके बाद फिजिकल क्रेविंग चालू हो गई थी मेरी। अब वो जो चैलेंज है, फिजिकल क्रेविंग, मेंटल ऑब्सेशन, उससे तो मैं बच ही नहीं सकता था। मैं गाड़ी में बैठा, गाड़ी में रास्ते में दोनों आदमियों को बोला कि ये थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल लोगे क्या तुम लोग। तो वो परेशान हो गए, यार ये आदमी की नौकरी जा रही है, इसको हम घर छोड़ने जा रहे हैं और ये अभी भी दारू पी के पीछे पड़ा है। उनको पता नहीं था, मुझे भी पता नहीं था, ये फिजिकल एलर्जी का भाग था। एनीवे, वो मैं पहुंचा घर पे, अगले दिन सुबह उठा तो मेरे को घर का एड्रेस ही नहीं पता था यार। अपने घर, अपने नेटिव प्लेस पे, मेरा बर्थ प्लेस पे मुझे अपने घर का एड्रेस नहीं पता, क्योंकि वो रेंट पे आ गए थे, माँ बाप ने निकाल दिया था घर। मेरा बड़े बेटे का 12th में एग्जाम था, तो उसके बाद वो एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहा था, तो देखा तो वाइफ की भी नौकरी चले गई। उससे पूछा तुम्हारी जॉब, बोली चले गई। मुझे कुछ होश ही नहीं था, मैं बैठा रहा ऐसे ही। और फिर अगले दिन सुबह उठ के मैं खुद गया, इस बार मैं खुद गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर से बोला कि सर मेरे ऐसे ऐसा हो गया है, स्लिप हो गया। बोले कैसे हो गया सोमेश। बोला वही सर, कॉन्फिडेंस आ गया था। तो उन्होंने सीधा बोला कॉन्फिडेंस आना ही नहीं चाहिए। मेरा दिमाग घूम गया, ये क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए। फिर एक भाई ने बताया कॉन्फिडेंस से सेल्फ प्राइड आता है, उससे ईगो आ जाता है, अहंकार आ जाता है, ऐसे करते करते तुम पी लेते। मैं बोला अरे यार ये क्या क्या। लेकिन मैं उस समय दो तीन डिटॉक्स करवाया, हाथ में कैनवला लगी थी, मैं फिजिकल मीटिंग में गया। मीटिंग में जाके बैठा और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, दवाइयों का असर था, नींद आ रही थी। फिर वापस 4 दिन बाद में जब घर जा रहा था ना, ओला ओला करके, और उस समय बहुत रोना आ रहा था मुझे। और मैं कैब में रोए रोए जा रहा था और मेंबरों को फोन कर रहा था, 3-4 मेंबरों को फोन किए, किसी ने फोन नहीं उठाया। तो मुझे और ज्यादा रोना आ रहा था। फिर वही अपने रेंटेड हाउस पे गया मैं ऊपर, और मंदिर के सामने बैठ के, घुटने के बल बैठ के बहुत रोया मैं। ये क्या हो रहा है प्रभु मेरे साथ, ये कोई तरीका है क्या, ऐसे कोई हॉस्पिटल से आता है क्या। मैं तो अभी तक हॉस्पिटल नहीं गया आज तक, और इस कंडीशन में हॉस्पिटल की मेरी जॉब छूट गई और मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप ही कुछ करो। तो दोस्तों उसके बाद फेलोशिप से जुड़ा मैं फिर से तरीके से। और वो जहाँ तक मैं समझता हूँ, पहले कदम का पहला भाग, जो 36 तत्व हैं हमारे, तो उसको मैं मानता हूँ कि 0.5 डिवाइडेड बाई 36, मतलब 1.388, अराउंड 1.5% ही काम बना था उस समय तक मेरा। बाकी की जर्नी तो अभी आएगी, बाकी के चैलेंजेस तो अभी आएंगे। वो जो एडमिशन था मेरा, स्वीकार्यता की, भाई मानना, मेरा मानना कि भाई मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूँ, वो तब हुआ था पहली बार। और वो मुझे आज भी याद आता है, हर साल याद आता है। हर साल मतलब हर 30 डेज, 90 डेज, फिर आपका ये 6 मंथ, तो वो मैं हमेशा याद करता हूँ यार। तो उसके बाद जब मैं वहां से निकल के फेलोशिप से जुड़ा, वहां पे मैंने फिर प्रार्थना करी कि मुझे स्पॉन्सर दिलाओ। कि स्पॉन्सर स्टेप वर्क शुरू से सुनता हुआ आ रहा था मैंने एक मीटिंग में बोला, एक भाई मिले मेरे को, उन्होंने मेरे को स्टार्टिंग करवाई स्टेप वर्क, और मुझे लगा सब सही हो जाएगा, है ना। स्टेप वर्क से जुड़ गया हूँ, 1-1.5 महीने तक चौथा, पांचवा, छठा, सातवां कदम तक आ गए थे हम। एक इंटरव्यू दिया गुड़गांव में, वहां नौकरी लग गई मेरी, क्योंकि सीवी, मेरा बायोडाटा काफी स्ट्रांग था यार, और मैंने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, वो बात अलग है। तो वहां हो गया सिलेक्शन, ईश्वर की कृपा से। वो भी मुझे पता नहीं कैसे हुआ। वो मैं गुड़गांव, फिर अपनी पूरी फैमिली को लेके गुड़गांव गया, फिर सारा सामान शिफ्ट किया, बच्चों के एडमिशन कराए। दूसरा बेटा जो 12वीं में था, वो फिर कैसे तैसे पास हुआ, उसको एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया, दिल्ली भी जाकर आए। सब कुछ नया था मेरे लिए, सब कुछ नया था। जगह नई थी, लोग नए थे, ऑफिस नया था। एक ये रिकवरी भी, सोबराइटी भी नहीं। वहां पे फिर मैंने, वो एक चर्च में मीटिंग होती है, एक स्कूल में मीटिंग होती है, वहां जा जाके मैंने मीटिंग अटेंड करी। चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, दौड़ दौड़ के जाता था, लेट हो जाता था ऑफिस से निकलने में। ऑनलाइन मीटिंगों से जुड़ा रहता था मैं, तो वहां पे भी कुछ चैलेंजेस आए थे, लेकिन मैं आगे बढ़ता रहा यार। फिर थोड़े दिनों में जॉब मेरी, वो ऑफिस वाले ने पॉलिटिक्स कर दी, जो पुराने स्टाफ थे, 16-17 साल से जुड़े हुए थे उस कंपनी से। उन्होंने बोला आप यहाँ पे क्या करोगे, आप उधर जाओ, साइड पे जाके सीखो। मेरे बॉस ने बोल दिया हाँ जाओ। मैं बोला सर मेरा अपॉइंटमेंट इधर का है, आप वहाँ कहाँ भेज रहे हो, मैं परिवार इधर लेकर आया हूँ। लेकिन मैं ज्यादा नहीं बोल पा रहा था यार, मैं टूटा हुआ था। वो जैसा बोल रहे थे मैं हाँ बोल रहा था, ठीक है साहब। मैं चला गया वहां पे,
और कच्छ में बिल्कुल एक रेतीले एरिया में, वहां पे मेरे मेरे अंडर में 500 लोग थे। तो मैंने भगवान से प्रार्थना करी, अरे प्रभु कहाँ भेज दिया ये, कहाँ मैं नॉर्मल लोगों से डर डर के रह रहा हूँ, और आपने तो एक साथ ही पूरी फौज ही खड़ी कर दी। और शाम को एक से एक धुरंधर के सामने वो सब लाइन से बैठते थे, मैं सामने चेयर लगा के उनसे रिपोर्ट मांगता था, तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा। चिल्लाने की हिम्मत ही नहीं होती थी, आवाज ही नहीं निकलती थी मेरी। चौथे पांचवे छठे महीने में क्या आवाज निकलेगी। तो वो मेरे बॉस बोले हेड ऑफिस में कि यार तुम सोमेश जी तुम चिल्लाते नहीं हो यार, तुम तरीके से बात नहीं करते हो। उनको क्या बताऊं, मैं टूटा हुआ हूं अंदर से, ऊपर से क्या दिखाऊं उनको मैं। किसी एक स्टाफ उल्टा काम कर रहा था, वो सेफ्टी से काम नहीं कर रहा था, उसको मैंने माँ बहन की गाली दे दी। 2 दिन बाद उसको मैं सॉरी मांग रहा हूँ, सॉरी भाई गलती हो गई मुझसे। अब ऐसी हालत हो रही थी मेरी, तो वो चीजें थी, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है, मेरी लाइफ में चल क्या रहा है। तो यार वहां से मेरे को लगा कि ये सही नहीं है मेरे लिए, क्योंकि वहां पे सब पीने वाले थे, स्लिपरी पीपल थे, स्लिपरी लोग थे। तो वो चैलेंज भी तक तगड़ा आ रहा था मेरी लाइफ में। फिर मैंने बोला यार ये तो जॉब चेंज करनी पड़ेगी, तो मैंने दूसरी जॉब के लिए प्रार्थना करी। वो भी मेरे को सीनियर मेंबर ने बोला तू प्रार्थना कर। मैंने प्रार्थना करी, वो जॉब चेंज हुई, फिर मुझे अहमदाबाद में जॉब मिली। अब अहमदाबाद चूंकि ड्राई एरिया है, यहाँ पे थोड़ी कम वो फ्रीक्वेंसी है। गुड़गांव में तो पूरे शोरूम बने हुए हैं, तो मेरा मन नहीं था यार गुड़गांव छोड़ के अहमदाबाद आने का। लेकिन गुड़गांव वाली नौकरी ऑलमोस्ट जा चुकी थी, यदि मैं रिजाइन नहीं करता तो वो लोग निकाल देते। तो लेकिन भगवान की कृपा से वो मैं संभला रहा। 6 महीने निकल गए मेरे, मेरा मीटर घूमता रहा, मेरी ईएमआई टलती रही, मेरे रेंट निकलते रहे, मेरे बच्चों की फीसें बढ़ती रही, खाने को रोटी मिलती रही, क्योंकि सारा एलआईसी और सारा वो फिक्स डिपॉजिट तो खत्म हो गया था मेरा शुरू के 2 महीने में। फिर वहां से निकला मैं, फिर परिवार के साथ सारे घर के सामान पर्दे सब निकाल के अहमदाबाद आया। और अहमदाबाद आने से पहले दोस्तों मेरा 1 साल पूरा हो गया था। और 1 साल की सोबराइटी में एक झटका मिला मुझे बड़ा, जब मेरे बड़े बेटे ने हमसे झूठ बोलता रहा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन वो वीडियो गेम खेलता रहता था लैपटॉप पे, और पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहा था। उसके एंट्रेंस में बिल्कुल नंबर नहीं आ रहे थे। और वो झूठ इतना तकलीफ वाला था कि मेरा परिवार गुड़गांव था, मैं इधर अहमदाबाद में नौकरी कर रहा था, मुझे कभी पटना जाना पड़ता था। और मैं एक रूम लेके रहता था यहाँ पे, क्योंकि गुड़गांव में पहले से ही मैं रेंट दे रहा था, यहाँ पे भी रेंट दे रहा था, डबल डबल रेंट, मेरे हिम्मत नहीं थी। तो यहाँ पे मैंने परिवार को बोला कि तुम तुरंत आ जाओ। मेरी वाइफ से नहीं संभल रहे थे दोनों बच्चे, वो कह रही थी कि मैं परेशान हो रही हूँ, मैं पागल हो जाऊँ, क्या करूँ मैं। तो उनको बुलाया तुरंत, वो बेचारे गुड़गांव से बस में बैठ के आए अहमदाबाद। और आने के बाद हम चारों एक बेडरूम में ही सब सोते थे। और बेटे की मैंने खूब एक बार धुलाई भी करी थी। बड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा था मैं, और मेरा 1 साल कंप्लीट हुआ था। तो मैं वही बोला भगवान ये क्या दिखा रहे हो मेरे को, क्या कर। तो वो एक अलग चैलेंज आ गया था लाइफ में, कि बच्चे अलग दिशा में जा रहे थे, और बाप को होश ही नहीं था। अब होश में आया तो ये सब तकलीफें देखनी पड़ रही थी। और वाइफ अलग परेशान हो रही थी यार, अभी घर कहाँ लेना है। तो वाइफ ने घर ढूंढा अहमदाबाद में, मैंने तो ढूंढा भी नहीं। उसने ढूंढा, घर पे अपने सामान शिफ्ट करवाया। सामान 2-3 बार शिफ्ट हुआ तो टूट फूट भी गया था। और मेरे पास कार जो थी वो मैंने बॉम्बे में बेच दी थी, बाइक बेच दी थी। टीवी था ही नहीं, आज भी नहीं है टीवी। 2 साल सोब्राइटी में घर पे टीवी नहीं है मेरे, देखने का मन भी नहीं होता है। क्या देखें, लड़ाई का तो संभल नहीं रहा, तो टीवी नहीं लिया मैंने दोस्तों। और यहाँ बॉम्बे में से अहमदाबाद शिफ्ट हो गए हम। अहमदाबाद शिफ्ट होने के बाद फिर नई नौकरी, फिर नए लोग। यहाँ पे भी वो धनुर्धारी बैठे थे, और यहाँ लैंग्वेज का भी बैरियर था मुझे। आपस में क्या बोल रहे थे पता नहीं चलता था, बस एक ही सेंटेंस आता था, गांडो थे गयो, मतलब पागल हो गए, और कुछ आता नहीं था। लेकिन मैं डरा डरा रहता था यार, मेरे बॉस बोलते थे यार तुम क्या डर रहे हो, ऐसा लग रहा है तुम उसके सब कॉन्ट्रैक्टर हो, वो तुम्हारा मालिक है। तो ऐसी बातें कर करके मेरे को बहुत ही गिल्टी फील होता था। लेकिन ये तीसरी जॉब मेरी चलती रही यार। और उसके बाद फैमिली फैमिली जो मेरा जो रिलोकेशन किया मैंने, ये दूसरा चैलेंज लगा मुझे, कि बॉम्बे से हम जयपुर आए, जयपुर से गुड़गांव गए, गुड़गांव से अहमदाबाद आए। ये 3-4 जगह जिसमें 2 साल मेरे डिजीज के थे, और 2 साल मेरी सोबराइटी के। ये बहुत ही घातक सिद्ध हुआ यार, क्योंकि जहाँ गए हम वहां पे ना तो कोई सोशल सर्किल था, ना कोई रिलेटिव था, ना कोई जानकार था। लेकिन एक किरण की आशा जागी जब हमें फेलोशिप के मेंबर्स मिले हर जगह, चाहे वो ए के रूप में हो, चाहे एल के रूप में हो। हम वहां जाके बैठ जाते थे संडे संडे, बहुत अच्छा लगता था, 1-1.5 घंटे थोड़ा अपना दुखड़ा सुनाते थे, थोड़ा उनकी बात सुनते थे, शेयरिंग सुनते थे। तो फैमिली रिलोकेशन में काफी तकलीफ हुई मुझे। और तीसरा मेरे को सबसे ज्यादा जो तकलीफ हुई, मुझे प्रोग्राम में रहना था। इनिशियल स्पॉन्सर से मेरा 6-8 महीने में ही ब्रेकअप हो गया था कुछ कारणवश। और
और उसके बाद फिर मैंने एक और स्पॉन्सर से बात करी थी, लेकिन उनका टाइम फिक्स रहता था, शाम को 7 बजे से जुड़ना ही जुड़ना है। और यहाँ मेरा 7 बजे ऑफिस पंच आउट होता था, तो वह नहीं बैठ पाता था। वो नहीं हो पाया। फिर दो भाई मेरे को लोकल मिले, दोनों भाइयों को अलग अलग मैंने अप्रोच किया, लेकिन कुछ व्यस्तता, उनकी व्यस्तता के कारण समय नहीं मिल पाया। और कुछ मेरे रिजल्टमेंट हो गए किसी के साथ, उसके कारण नहीं हो पाया। फिर गणेश चतुर्थी पे सितंबर में पिछले साल मैंने भगवान से प्रार्थना करी 15वें महीने में, ये क्या हो रहा है प्रभु, क्योंकि उस समय मेरे घर का मीटिंग, तीनों जगह झगड़े होते थे। घर पे भी खूब झगड़े हो रहे थे, मीटिंग में भी खूब झगड़े हो रहे थे, हर किसी से रिजल्टमेंट पाल के मैं मीटिंग ही नहीं जा रहा था, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। व्हाट्सएप के मैसेजेस पे झगड़े कर रहा था मैं, छोटी छोटी बातों को लेके। और काम में, ऑफिस में मैं डरा डरा रहता था। ऐसा लगता था ये अब निकाल देंगे, बॉस थोड़ा सा भी डांटे, बोला ले गई ना, मैं परेशान, रातों को नींद उड़ गई। तो यार वो फेज ऐसा था जब मुझे वापस मरने का विचार आया। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये पागल हो जाऊंगा मैं ऐसे चलते चलते। यदि अहमदाबाद से भी मेरे को निकलना पड़ा, फिर कहाँ जाऊंगा। हालांकि ऑप्शन मिल जाते, लेकिन फिर वही है ना यार, बच्चे बड़े हो रहे हैं, परिवार को संभालना है, सबको बीमार करके रखा है। उधर माँ बाप से अलग रिजनमेंट वाले वो नहीं मान रहे थे, उनके पास भी जाकर आया, प्रार्थना करी रिजनमेंट की और एंग्री की। तो वो भी धीरे धीरे सेट हो रहे थे। लेकिन ये तीन चार चीजें मुझे लगा कि ये चैलेंजेस है, मेरी जॉब, फैमिली, और मेरा खुद का भी ऑफिस का जो इधर उधर टूरिंग जॉब रहता था, है ना, वो भी काफी काफी दर्द में लगता था, क्योंकि फिजिकल मीटिंग तो मिलती नहीं थी मेरा टूरिंग पे। मैं कभी झारखंड रहता था, कभी पटना रहता था, कभी अ, रांची रहता था, कभी आपका ये कलकत्ता, कभी सिलीगुड़ी, कभी मध्य प्रदेश छतरपुर, कभी कच्छ भुज, कभी अलग अलग लोकेशन पे रहता था यार। काफी टूरिंग रही मेरी पिछले साल। और उस समय मैं कभी पेड़ के नीचे खड़ा होकर ऑनलाइन कर रहा हूँ, कभी नेटवर्क ढूंढ रहा हूँ पहाड़ों में, कोडरमा की झाड़ियों में, कभी स्टेशन के बाहर खड़ा होकर मीटिंग कर रहा हूँ, है ना। और कुछ समझ में नहीं आता था, सिर्फ मीटिंग ही दिखती थी मुझे ऑनलाइन। और मैं बड़ा परेशान हो गया था। फिर गणेश चतुर्थी पे मुझे एक मेंबर से बात करी, मैं बड़ा दुखी हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, चालू करते हैं। तो एक आशा की किरण वहां भी जागी मेरी, और वो स्पॉन्सर मुझे 5वें स्पॉन्सर मेरे फिक्स हो गए। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, चैलेंजेस हर हर क्षेत्र में आ रहे थे। घर का मीटिंग, घर बार बार अलोकेट हो रहा था, काम मेरे बार बार छूट रहे थे, मीटिंग मेरी सब जगह, रिजल्टमेंट आ रहे थे, स्पॉन्सर नहीं मिल रहा था। तो तीनों फेज मेरे पूरी तरह तहस नहस हो रहे थे। लेकिन वापस से जब मैंने निराशाजनक स्थिति में गया और वापस से मैंने भगवान को हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, तो धीरे धीरे वापस से मेरा वो सब चीजें ठीक होती रही। तो दोस्तों ये मैंने चैलेंजेस जो बताए आपको, ये मुझे लगता है कि चैलेंजेस ये है ना, ये ऊपरी ऊपरी चैलेंज, इनके अंदर के जो असली चैलेंजेस हैं, जो मुझे आज, जो मैं आपको शुरुआत में बता रहा था कि एक मोड़ आया मेरी कहानी में चैलेंजेस को लेके, वो ये आया। ये जो चैलेंजेस थे, ये दिखने वाले चैलेंजेस, ये मुझे दिख रहे थे एज अ एज अ न्यू मेंबर। लेकिन आज मैं 2 साल के बाद जब कह सकता हूँ कि मेरे असली चैलेंजेस थे कि मैं हायर पावर पे कैसे बिलीव करूं, कैसे मानूं, मैं एग्नोस्टिक हूँ। पहला कदम तो कर लिया था मैंने, शक्तिहीन हूँ, जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई थी, वो मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिए, जिंदगी अस्त व्यस्त अभी भी चल रही थी मेरी। लेकिन मेरा मेन पॉइंट था जो मैं नहीं समझ पा रहा था कि मैं हायर पावर पे बिलीव कैसे करूं, मैं लेट गो कैसे करूं। मैं लेट गो ही नहीं कर सकता था, मैं ड्राइवर सीट से हट ही नहीं रहा था, इसलिए ये सारी चीजें तकलीफ में आ रही। तो मेरा पहला चैलेंज असली में जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि जो मुझे लगता है कि मेरे हायर पावर पे बिलीफ नहीं आ रहा। अब वो हायर पावर पे बिलीफ भी 2 साल में कैसा आया, बिग बुक से आया, मीटिंगों से आया, या शेयरिंग, मेंबरों की शेयरिंग से आया, या मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से आया। तो मैं ये कहता हूँ कि जब मैं पहली बार टूटा और जब दूसरी बार बिखरा, वो बिखर के मैंने पूरे होपलेस स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी जो बोलते हैं, पूरी होपलेस स्टेट की कंडीशन में जब भी आता हूँ मैं, और जब मैं प्रभु को प्रार्थना करता हूँ, वो जो टाइम होता है, उस समय मैं उस समय मैं ढूंढता हूँ किसी हायर पावर को। वही एक समय होता है होपलेस स्टेट में, मैं जब नीचे घुटने के बल बैठ के ढूंढता हूँ, और तब मुझे आपकी शेयरिंग्स में, मीटिंग्स में, या इस बिग बुक की लिटरेचर में वो चीज मिलती है जो मैं ढूंढ रहा होता हूँ, वो मुझे मिलता है। और तब मेरा पहला इंटरेक्शन हुआ मेरे हायर पावर से, और मैं उस पर धीरे धीरे बिलीव करने लगा, आपकी बातों पे बिलीव करने लगा दोस्तों। और वो बिलीफ से जो मेरी फेथ की जर्नी वो मेरे एक्शंस में दिखी।
जब मेरे स्पॉन्सर मिले उन्होंने स्टेप वर्क करवाए, और स्टेप वर्क करते करते जो ये मेरे जो भौतिक जो थे जॉब की घर के, और मेरे ट्रांसफर टूरिंग जॉब के, ये जो तकलीफें थी, मेरे मीटिंग्स में जो झगड़े हो रहे थे, वो धीरे धीरे सॉर्ट होते रहे। ये पहला चैलेंज था, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था, लेट गो नहीं कर पा रहा था। अब लेट गो नहीं करूंगा तो लेट गॉड कहाँ से? तो दूसरा दूसरा जो मेन चैलेंज दोस्तों मुझे लगा, परफेक्शन वर्सेस प्रोग्रेशन। दोस्तों, हमारी बिग बुक में साफ साफ लिखा गया है, जो मैं रोज पढ़ता हूँ, कि हम आध्यात्मिक निपुणता का नहीं बल्कि आध्यात्मिक विकास का दावा। तो ये प्रोग्रेसिव प्रोग्राम है, परफेक्शन का नहीं है। लेकिन मेरी जो शराबियत है, मेरे जो जो लेट गो नहीं कर रहा था मेरे ओल्ड आइडियाज को, ओल्ड आइडियाज मुझे बार बार, शराबियत के आइडियाज बार बार बोलते थे कि सोमेश, परफेक्शन नहीं हो रहा है तेरे तेरे से नहीं हो पाएगा, ये छोड़ दे तू। तो यहाँ पे बार बार मेरे को चैलेंज आ रहा था, बार बार रोज एक एक दिन चैलेंज आ रहा था, और रोज मुझे पहला दूसरा तीसरा करना पड़ रहा था अपनी सोच को बदलने, अपने बिलीफ को बदलने के लिए, बार बार कि नहीं होगा मुझसे। और उसके लिए मुझे रोज मीटिंगों से जुड़ना पड़ रहा था, और वही मीटिंगों में आपकी जो होप स्ट्रेंथ मिलती थी मुझे एक्सपीरियंस से, वही मुझे इन चीजों से भटकाने से बचाती थी। तो मैं कहीं भी रहता था मैं जुड़ता था, क्योंकि आई कांट वीकेंड, मैं अकेले में रहूं तो मैं फंस जाता इस ट्रैप में। मैं नहीं बचा, मैं नहीं फंसा, और शराब का पहला घूंट जो मेंटल ऑब्सेशन था वो दूर रहा हूं। तो ये दूसरी चीज जो थी मेरे अंदर, वो मीटिंगों से ही बची रही। और तीसरा, इसको अपने डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करूँ? भाई चलो ठीक है, हायर पावर बिलीव कर लिया, परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस करनी है, ठीक है प्रोग्रेस कर लूंगा। अरे लेकिन करना क्या है? यहाँ बोलते हैं गॉड विल को अप्लाई करो, सरेंडर को अप्लाई करो, एक्सेप्टेंस करो, एडमिशन करो, फॉरगिवनेस करो, पेशेंस, टॉलरेंस, अंडरस्टैंडिंग करो, चैनल ऑफ लव बनो, फॉरगिवनेस बनो, हार्मोनी बनो, फेथ, ट्रूथ, होप, लाइट, जॉय, आई में सीख, मुझे वरदान दो, ये अपना कंफर्ट की, अंडरस्टैंडिंग की, लव की। ये क्या हलवा है? क्या हलवा ही है भाई, गरम गरम हलवा है। थोड़ा थोड़ा साइड से धीरे धीरे खाता रहे, सब मिलेगा, एक एक दिन करके। वो कहते हैं ना, किस कीप इट सिंपल एंड स्लो स्मॉल। तो दोस्तों, ये कीप इट सिंपल एंड स्मॉल का फंडा मुझे किसी मेंबर ने बताया। क्यों? जब मैंने एक लंबी लिस्ट तैयार कर ली थी छठे महीने के बाद, कि मैं अभी योगा भी करूंगा, मैं मॉर्निंग वॉक भी करूंगा, मैं मेंबरों से बात करूंगा, मैं बर्थडे विश लोगों के विश करूंगा, मैं बिग बुक के 8 पेजेस पढ़ूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, हुआ कुछ नहीं। एक हफ्ते में डिप्रेस हो गया मैं फिर से, आए मैं सेल्फ पिटी में चला गया। तो मुझे किसी ने बताया कि फिर सिंपल, जितना हो रहा है उतना करो, दौड़ना नहीं आ रहा है तो जूते पहन के बैठ जा, दौड़ने चला जाए। तो वो चीजें मैं करने लगा। वो लेबर वर्क किया मैंने, 163 पेज का जो बोल रहा है, पेशेंस, विलिंगनेस और लेबर वर्क, वो लेबर वर्क किया मैंने। किसी ने बोला आई एम सॉरी, आई रिग्रेट इट, थैंक यू, आई लव यू, ये बोलता रहे, मैंने चिपका दिया हर जगह, वही बोलता रहता हूँ। तो वो चीजें मैंने अप्लाई करी धीरे 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 धीरे। तो आज मैं वो चैनल ऑफ लव महसूस कर रहा हूँ, आज मैं चैनल ऑफ अंडरस्टैंडिंग महसूस कर रहा हूँ, आज मैं कंफर्ट दे रहा हूँ अपने माँ बाप को। मैं रात को यहाँ से बस में बैठ के जाता हूँ, सुबह पहुंचता हूँ, वहां पे घर पे जाके कूलर का स्टैंड बदलता हूँ, फ्रिज साफ करता हूँ, रात को वापस बस में बैठ के अगले दिन सुबह आके ऑफिस पहुंचता हूँ। मुझे कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, मेरी कमर में दर्द हो रहा था, लेकिन मेरे माँ बाप आशीर्वाद दे रहे थे मुझे, उनको शांति मिली वहां पे जयपुर में। अब मुझे कमाना भी जरूरी है, उनको भी देखना जरूरी है। तो दोस्तों, ये सब चीजें थी जो मेरे चैलेंजेस को आज एक नया 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 वो मिला पैमाना, कि नौकरी और घर, घर में झगड़े और मीटिंगों में वो मिलनसार रहना, वो सब चैलेंजेस नहीं है। चैलेंजेस है मेरा हायर पावर से कनेक्शन। और उसके बीच में जो चौथा पांचवा कदम किया था मैंने, उसमें जो मेरे डिफेक्ट्स करेक्टर निकल के आए थे, क्या मैं उस पर काम कर रहा हूँ एक एक दिन के हिसाब से? क्या मैं वो ब्लॉकेजेस रिमूव कर रहा हूँ जो मेरे बी डेविलमेंट्स को, मेरा जो फियर है वो उनको बढ़ा रहा था, वही तो रोक रहा था मुझे। और उसी के कारण जो बाहरी रूप से दिख रही थी, उन सब से मैं परेशान हो रहा था। लेकिन दोस्तों, आज मैं कह सकता हूँ कि आज मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं आनंदित होकर बदलाव को अपना रहा हूँ। और ये आनंद की अनुभूति, जॉय की अनुभूति मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ के द्वारा ही मुझे अपने हायर पावर से कनेक्शन के द्वारा ही मिल रही है। और जैसी ये मिलती है, मेरे सारे भौतिक चैलेंजेस दूर हो जाते हैं। जैसी वो अनुभूति आती है, मेरे सारे दूर हो जाते हैं। और दोस्तों, आज मैं एडिक्शन से दूर हूँ अपने। मेरा प्राइमरी एडिक्शन अल्कोहल है, उससे दूर हूँ। मेरा सेकेंडरी एडिक्शन निकोटीन था, वो मैं छठी महीने में कन्वेंशन में गया था, तो मैं कन्विंस हो गया था 7th स्टेप प्रेयर करके। और मतलब मेरे को पता ही नहीं, मैंने 7th स्टेप कर लिया, मुझे पता ही नहीं चला। तो ये चैलेंजेस से बार बार निकल रहा हूँ,
कब निकल पा रहा हूँ? जब मैं मीटिंगों से जुड़ रहा हूँ, लिटरेचर पढ़ रहा हूँ। मेरे इधर गुजरात में इधर लिटरेचर स्टडी होती है 2 दिन। मैं जाता हूँ, चौथे कदम की टेबल में वो मिस्टर ब्राउन, सिर्फ वही वर्ड समझ में आता है मेरे, फिर भी मैं जाके बैठता हूँ, चाहे 15 मिनट 20 मिनट। बोला कुछ तो घुसेगा मगज में, गुजराती में होती है तो नहीं समझ में आती, लेकिन भाई मैं बैठ जाता हूँ। तो आज के दिन मैं इच्छुक हूँ, मैं विलिंग हूँ। बाकी ईश्वर जाने, मुझे नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरे को ये पता है वो सर्किल के अंदर रहना है और अपना काम करना, विलिंगनेस, ऑनेस्टी और ओपन माइंड के साथ। वही मैं करने की कोशिश करता हूँ यार। और आज मैं नियमित रूप से प्रार्थना करता हूँ, सुबह उठते ही प्रार्थना करता हूँ। और ये आदत किसने डाली मुझे नहीं पता, ये आदत कैसे आई मेरे अंदर। एक एक दिन करके मैं भगवान को रोज आभार देता हूँ। प्रभु, तूने मुझे फेलोशिप से जोड़ के रखा। प्रभु, 24 घंटे से आप मेरे साथ हो, उसके लिए आभार। और प्रभु, सबसे बड़ा आभार जो मैं मानता हूँ, कि आपने मुझे शराब के जहरीले गुड़ से दूर रखा आज। ये मैं रोज बोलता हूँ। और ये मैं जान गया हूँ, जब मैंने 15 महीने की सोबराइटी में देखा कि मेरे पुराने बॉस ऑफिस वाले एक लॉन्ग टाइम अचीवमेंट अवार्ड का फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे थे अहमदाबाद में, मुझे भी बुलाया था। और मैंने देखा यार कि वो सब गाड़ियों में आ रहे हैं, चमक धमक कोट पहन के, अपना 15 साल 25 साल का अवार्ड ले रहे हैं। और मैं अपनी टू व्हीलर पे खड़ा हूँ बाहर, गेट के बाहर। और मैं वापस उनको हाय बाय करके फोटो वोटो खिंचा के वापस आ गया। लेकिन उस दिन मैं बड़ा रो रहा था यार, अंदर से रो रहा था मैं। शेयरिंग में भी बोला था रात की मैंने, कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तब मुझे फिजिकल मीटिंग का, फिजिकल मेंबर्स का एहसास हुआ। ये फोन पे कितनी बातें कर लेगा समझ तू किसी से, एक फिजिकल मेंबर तो चाहिए तेरे को, जो तेरी बात सुने समझे। घरवाली को बताऊंगा तो और परेशान हो जाएगी, वो पहले से इतनी परेशान है। वो भी अहमदाबाद में नौकरी कर रही थी, नौकरी छोड़ दी उसने, नहीं संभल रही थी उससे। तो मैं आज के दिन आत्मिक शांति की बात कर रहा हूँ, और वो मेरी बात समझ रही है। और उसने भी प्रोग्राम अडॉप्ट कर लिया है, वो भी एलेनॉन मेंबर हो गई है। कल हम दोनों ने पहली बार लाइफ में ये एलेनॉन की कॉमन मीटिंग में शेयरिंग भी करी थी। वो मेरे लिए सबसे बड़ा दिन था, क्योंकि यहाँ बोलते हैं यार, एक टायर नया एक टायर पुराना, तो गाड़ी ज्यादा देर चलती नहीं है। अब मुझे पता नहीं ये क्या है कैसा है, लेकिन ये ईश्वर की विडंबना है जो उसको एलेनॉन बना दिया। और जो 1 साल पहले मना कर रही थी कि तुम बीमार हो, मैं बीमार नहीं हूं। तो आज के दिन मैं यही कहूंगा कि यार ये सब विडंबना है, कि जब मैं शराबी जैसा दिखता था, तब मैं शराबी नहीं था। और अब मैं शराबी हूँ, मैं शराबी जैसा नहीं दिखता हूँ। 2 साल बाद, सिर्फ 2 साल का फर्क है इनमें, ज्यादा फर्क नहीं। और कभी कभी लगता है यार कि 2 साल की जर्नी में क्या सोचा, क्या किया, हुआ क्या, मिला क्या। बस यही तो जिंदगी है यार, सोचा कुछ, किया कुछ, हुआ कुछ, मिला कुछ। लेकिन आज दोस्तों, एक चीज मैंने ये गांठ बांध के रखी है, जो यहाँ पे मेरे को शुरू से बताते थे कि भाई जो अच्छा लगे वो ले लो, जो बुरा लगे वहीं छोड़ दो। ये एक रामबाण की तरह मैं यूज करके अपनी जिंदगी सफल सुखद बना रहा हूँ। जो बहुत ही सिंपल चीज है, जितनी भी अभी चीजें करी है मैंने, उन सब में सबसे सिंपल चीज यही है, तो वो अप्लाई कर देता हूँ। और जाते जाते एक लास्ट चीज में, कल ही जगजीत सिंह की गजल लगा के सुन रहा था यार। उसमें एक एक अचानक से गजल लग गई, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। दोस्तों, इन दोनों लाइन में मेरा पहला कदम से 11वां कदम आ जाता है। और 12वें कदम में जो लाइन आती है कि किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। आजकल मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ, ईश्वर से इच्छुक रखता हूँ कि भाई मेरे को सर्विस में डालो। और मैं पहली बार 12th स्टैंपिंग भी करने गया था। तो ये सब चीजें मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैं गाना गाता था, लेकिन आज जो गुनगुना रहा हूँ मैं, वो सिर्फ फेलोशिप की बदौलत है। आज जो मुस्कुरा रहा हूँ मैं, और खुल के बात कर रहा हूँ, फ्री होके बात कर रहा हूँ, मेरा परिवार हैप्पी है। और मेरे लाइफ में जो जॉयस का जो अनुभव आ रहा है मेरे घर में, मेरे ऑफिस के वातावरण में, तो ये हैप्पी फ्री जॉयस की तरफ एक एक कदम बढ़ा है मेरा। और जो चैलेंजेस है, वो समझने के बाद ही ये हुआ है। जब तक मैं अपने चैलेंजेस को नहीं समझूंगा ना, तब तक मैं घूमता ही रहूंगा, इनिशियल सोब्राइटी हो चाहे लॉन्ग सोब्राइटी हो। तो इतना ही शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच।